नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है इस बेहतरीन और नए गहरे विश्लेषण में। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज की इस चर्चा के लिए क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। हम्म। आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है खुद पर निवेश करना, मतलब इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हाँ, और जब भी निवेश शब्द दिमाग में आता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स का ख्याल आता है। पर आज चर्चा पैसों को कहीं और लगाने की नहीं है, बल्कि समय, ऊर्जा और ज्ञान को अपने ही अंदर निवेश करने की है। सही कहा आपने। और इस चर्चा को एक ठोस आधार देने के लिए हमारे पास आज स्रोतों का एक बहुत ही जबरदस्त खजाना है। हम मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी के विचारों को टटोलेंगे, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और टोटल वेलनेस जैसी गाइड्स की समरी पर गौर करेंगे। साथ ही लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन की जीवनी से सीख लेंगे और कुछ महान विचारकों के अनमोल कोट्स का विश्लेषण भी करेंगे। ये सारे स्रोत अपने आप में एक पूरी मास्टर क्लास हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हम उन व्यवहारिक तरीकों को समझना चाहते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत और मार्केट वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकता है, और वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हुए। तो ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जरूर शुरू करते हैं। लोग आमतौर पर जमीन या गोल्ड में पैसा लगाने की बातें करते हैं इस उम्मीद में कि वहां से सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री और डेटा बताते हैं कि सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला एसेट इंसान खुद है। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है और इस पूरे मुद्दे को दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट के एक छोटे से कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बार कहा था कि सबसे बेहतरीन निवेश जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है वो खुद पर किया गया इन्वेस्ट है। ये तो काफी गहरा विचार है। बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि खुद पर किए निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही मार्केट क्रैश होने पर उसकी कीमत गिरती है। अगर हम अपने स्रोतों को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बहुत ही आम गलती सामने आती है। किस तरह की गलती? ज्यादातर लोग अपनी स्कूल या कॉलेज की फॉर्मल एजुकेशन खत्म होने के बाद सीखने का प्रोसेस पूरी तरह से बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डिग्री मिल गई तो अब दिमाग का विकास पूरा हो गया। हाँ, लोग सोचते हैं बस पढ़ाई खत्म, अब जॉब करेंगे। एग्जैक्टली। पर सच्चाई ये है कि असली सीख और असली निवेश तो उस दिन से शुरू होता है जब कोई फॉर्मली पढ़ाई खत्म करके असल दुनिया में कदम रखता है। जो लोग उस सीखने के सिलसिले को रोक देते हैं उनका करियर एक वक्त के बाद ठहर जाता है। ये ठहराव सच में बहुत लोगों के करियर में देखा जा सकता है। और इसी ठहराव को तोड़ने के लिए हमें रीड हॉफमैन की तरफ देखना चाहिए। हमारे स्रोतों में लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन की किताब द स्टार्टअप ऑफ यू का जिक्र है। हाँ, वो किताब बहुत ही कमाल की है। इस किताब का जो कोर आइडिया है वो सच में दिमाग के जाले साफ कर देता है। हॉफमैन का मानना है कि हर व्यक्ति को खुद को एक बिजनेस ऑफ वन मानना चाहिए। यानी हर इंसान अपने आप में एक छोटी सी कंपनी है और वो खुद उस कंपनी का सीईओ है। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि रीड हॉफमैन खुद अपने इस विचार के सबसे बड़े और जीते जागते उदाहरण हैं। वो कैसे? अगर हम उनकी जीवनी का विश्लेषण करें तो उन्होंने शुरुआत पेपैल से की थी। वहां से सीखकर और आगे बढ़कर उन्होंने लिंक्डइन जैसा विशाल प्लेटफॉर्म बनाया जहां दुनिया भर के प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। बिल्कुल। पर उनका सफर किसी एक बड़ी कामयाबी पर रुका नहीं। आज के इस तेजी से बदलते दौर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे आगे खड़े हैं। ओपन एआई में उनका शुरुआती योगदान हो या इन्फ्लेक्शन एआई जैसी नई कंपनियों को आगे बढ़ाना हो, उन्होंने लगातार अपनी दिशा और अपने ज्ञान को बदला है। तो मतलब उन्होंने लगातार नए मार्केट्स ढूंढे और पिवट किया। हाँ, ये दर्शाता है कि एक सीईओ की तरह सोचने का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो तकनीक कल आने वाली है उसकी तैयारी और उसकी पढ़ाई आज ही शुरू कर दी जाए, बजाय इसके कि जब तकनीक आ जाए तब घबराएं। इस स्टार्टअप मेंटालिटी से मुझे पैसों के शुरुआती निवेश की याद आती है। आमतौर पर करियर के शुरुआती दिनों में सबसे पहली सलाह यही मिलती है कि हर एक पैसा बचा कर रखो, सेविंग्स अकाउंट में डाल दो। हाँ, हर कोई यही बोलता है। लेकिन हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जो इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। उनका मानना था कि उन्होंने 40 साल की उम्र तक $1 भी नहीं बचाया। $1 भी नहीं? $1 भी नहीं। जो कुछ भी कमाया वो पूरा का पूरा खुद पर निवेश कर दिया, नई चीजें सीखने में और नए अनुभव लेने में।
उनका तर्क था कि जवानी के साल बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाने के लिए होते हैं कि 40 के बाद इंसान उससे 1000 गुना ज्यादा कमा सके। ये नजरिया सच में काफी अलग और गहरा है, और इस तरह के निवेश को जिंदगी में उतारने के लिए इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की समरी हमें एक बहुत ही मजबूत ढांचा देती है। इसमें 4 मुख्य स्तंभों की बात की गई है। और वो 4 स्तंभ क्या हैं? वो है माइंडसेट, स्किल, हेल्थ और नेटवर्क। एक सफल और संतुलित जीवन की बिल्डिंग इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ी होती है। तो इनमें से कोई एक भी कमजोर हो तो प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट बहुत अच्छा है पर हेल्थ खराब है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या अगर स्किल बहुत तगड़ी है पर नेटवर्क कमजोर है तो उसे सही मौके ही नहीं मिलेंगे। इन चारों पर एक साथ थोड़ा थोड़ा काम करना ही असल निवेश है। इन 4 स्तंभों का असर कितना गहरा होता है, इसको समझने के लिए हमारे श्रोतों में अमित नाम के एक प्रोफेशनल की केस स्टडी दी गई है। अमित कोई कहानियों का पात्र नहीं, बल्कि एक आम मिड लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था जिससे शायद हर आम इंसान रिलेट कर सकता है। अमित की कहानी काफी प्रैक्टिकल लगती है। अमित का करियर एक अजीब से लूप में फंस गया था। वो रोज बस पकड़ता, ऑफिस जाता, वही रूटीन काम करता और पिछले 2 साल से उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। उसके मैट्रिक्स लगातार गिर रहे थे और उसके जूनियर आगे निकलते जा रहे थे, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बहुत ज्यादा। अमित को लगता था कि सिस्टम खराब है और मैनेजमेंट पार्शियलिटी करती है। उसका माइंडसेट पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका था। फिर एक दिन ऑफिस के ब्रेक रूम में उसने अपने सबसे सीनियर और सफल एग्जीक्यूटिव को अकेले में शांति से एक किताब पढ़ते हुए देखा, जबकि बाकी सब लोग कॉफी मशीन के पास खड़े होकर कंपनी की शिकायतें कर रहे थे। वही पुरानी शिकायतें जो आमतौर पर होती हैं। हाँ, तो उस एक छोटी सी घटना ने अमित को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो अपना खाली वक्त शिकायतों में नहीं, ज्ञान में लगाते हैं। उसने सोचा कि शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उसने क्या किया? उस दिन के बाद अमित ने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। उसने सिर्फ एक छोटा सा नियम बनाया, रोजाना नए ज्ञान के लिए सिर्फ 20 मिनट। चाहे वो कोई इंडस्ट्री आर्टिकल पढ़ना हो या कोई नया बिजनेस केस स्टडी देखना हो। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। मीटिंग में कंप्लेन करने की जगह वो नए सॉल्यूशंस देने लगा। ये छोटा सा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। उसका स्किल और माइंडसेट तो ठीक होने लगा, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट अभी भी बाकी थी। और वो रुकावट उसके हेल्थ पिलर से जुड़ी थी। सही कहा। दिमाग को तो अमित ने अपग्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन काम के चक्कर में वो अपने शरीर को भूल गया। लगातार 10-12 घंटे बैठकर काम करना, स्ट्रेस में जंक फूड खाना और एक्सरसाइज का नामो निशान न होना। नतीजा ये हुआ कि एक बड़ी पिच के दिन अमित बर्नआउट का शिकार हो गया और ऑफिस में बेहोश हो गया। बाप रे, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। बहुत सीरियस है। टोटल वेलनेस गाइड यहाँ जो डेटा पेश करता है वो इस स्थिति को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हर इंसान को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक है मेरे ख्याल से, है ना? लेकिन सीडीसी का डेटा बताता है कि लगभग 80% लोग इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं करते। 1 मिनट, 80%? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से 8 लोग फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हैं। एग्जैक्टली, 8 लोग। इससे तो दोपहर तक लोगों की एनर्जी और प्रोडक्टिविटी का गिरना पूरी तरह समझ में आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो 8 लोग दरअसल अपनी एनर्जी रिजर्व को खाली छोड़कर दिमाग से 100% आउटपुट की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। बिना फ्यूल के गाड़ी चलाने वाली बात हो गई। हाँ, और टोटल वेलनेस गाइड सिर्फ जिम जाने की बात नहीं करती। ये गाइड माइंडफुल ईटिंग पर जोर देती है। असली और बिना प्रोसेस्ड खाना खाना। ये ध्यान देना कि क्या सच में भूख लगी है या सिर्फ स्ट्रेस की वजह से कुछ खाया जा रहा है। अक्सर लोग स्ट्रेस में ही खाते हैं। सही में, अगर कोई व्यक्ति दिन में सिर्फ 15 मिनट निकालकर सेल्फ केयर करे, जैसे थोड़ा स्ट्रेच करे, सांस पर ध्यान दे और अपनी डाइट सुधार ले, तो साइंटिफिकली उसकी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ सकती है। अमित ने यही गलती की थी। उसने दिमाग के सॉफ्टवेयर को तो नया कर लिया, पर उस हार्डवेयर को भूल गया जिस पर वो सॉफ्टवेयर चलना था। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उदाहरण बहुत सटीक है। जब अमित को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया और उसकी एनर्जी वापस आने लगी।
पर बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। कॉर्पोरेट दुनिया तो लगातार बदलती रहती है। हाँ, वहाँ तो रोज नई तकनीक आती है। तो अमित की कंपनी में एक नया एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ और अचानक अमित के पुराने सारे तरीके आउटडेटेड हो गए। एक दिन सुबह जब अमित ने अपना लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर एक पॉपअप था। उसमें लिखा था सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड। जो हम सबको कभी ना कभी आता ही है। और हम उसे इग्नोर करते हैं। पर उस पॉपअप को देखकर अमित हंसने लगा। उसने सोचा कि जब एक बेजान लैपटॉप बिना नई प्रोग्रामिंग के अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकता, तो एक जीता जागता प्रोफेशनल बिना नए स्किल्स सीखे आगे कैसे बढ़ सकता है। ब्रायन ट्रेसी भी यही सिखाते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग यानी लगातार नया सीखते रहना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? ये तो हर कोई जानता है कि सीखना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम सीखें क्या और कैसे। हर नए टेक ट्रेंड या बज़वर्ड के पीछे भागना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ स्रोतों में दी गई AGH टूलकिट एक कमाल का रास्ता दिखाती है। टूलकिट का पहला कदम क्या बताया गया है? टूलकिट का सबसे पहला कदम है सेल्फ रिफ्लेक्शन। किसी भी नई स्किल में निवेश करने से पहले एक व्यक्ति को अपनी मौजूदा ताकतों और कमजोरियों का अंदाजा होना चाहिए। इसके लिए टूलकिट 360 डिग्री फीडबैक को सबसे बेहतरीन तरीका बताती है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इस प्रोसेस में आपके मैनेजर्स, आपके बराबर काम करने वाले सहकर्मी और यहाँ तक कि आपके जूनियर्स भी आपके काम के तरीके पर अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। लेकिन एक मिनट, ये 360 डिग्री फीडबैक सुनने में थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? खतरनाक क्यों? मेरा मतलब है, अपने आसपास के हर इंसान से अपनी कमजोरियां सुनना तो किसी का भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिरा सकता है। लोग डिफेंसिव भी तो हो सकते हैं कि तुम्हें क्या पता मेरे काम के बारे में। ये बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है और ज्यादातर लोग इसीलिए इस फीडबैक से बचते हैं। सुनने में ये एक बिटर पिल यानी एक कड़वी गोली जैसा लगता है, पर दवा चाहे जितनी कड़वी हो, इलाज वही करती है। AGH टूलकिट इस बात पर जोर देती है कि इस फीडबैक को अपनी पहचान पर हमला नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट मानना चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन की तरह लेना चाहिए। हाँ, और यहाँ टूलकिट एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। जब लोगों को अपनी कमजोरियां पता चलती हैं, तो वो एक ही रात में पूरी तरह बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि एक और गलती है। ओ, तो सब कुछ एक साथ ठीक करने की जल्दी। सही। इसीलिए एक साथ 10 चीजों को ठीक करने के बजाय अपना पूरा ध्यान सिर्फ 2 से 4 मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित करना चाहिए। फोकस निवेश ही सबसे अच्छा रिटर्न देता है। यह अप्रोच वाकई इस डर को थोड़ा कम करती है। और जब बात नई चीजें सीखने की आती है, तो हमारा एक और स्रोत एंट्रकोड इस विषय को बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। इसमें बताया गया है कि दुनिया में हर इंसान के सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जिसे हम लर्निंग स्टाइल्स कहते हैं। हाँ, हर किसी का दिमाग अलग तरह से प्रोसेस करता है। स्रोत के मुताबिक 4 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है एक्टिविस्ट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें थ्योरी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर इनके हाथ में कोई नया सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो ये सीधा उसे खोलकर बटन्स क्लिक करना शुरू कर देंगे। ये करके सीखते हैं और गलतियां करने से नहीं डरते। दूसरा स्टाइल है प्रैग्मेटिस्ट। इन लोगों का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि जो वो सीख रहे हैं उसका रियल वर्ल्ड में क्या फायदा है। अगर इन्हें कोडिंग सीखनी है तो इन्हें इस बात से मतलब नहीं कि कोडिंग की हिस्ट्री क्या है। इनका सीधा सवाल होगा, क्या इससे मैं अपना रोज का डेटा एनालिसिस आधे वक्त में कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तभी ये उसमें निवेश करेंगे। बिल्कुल। इनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होता है। फिर आते हैं थ्योरिस्ट। इन्हें किसी भी विषय की गहराई और लॉजिक समझना बहुत पसंद होता है। ये वो लोग हैं जो नया गैजेट खरीदने पर पहले उसका पूरा मैनुअल ध्यान से पढ़ते हैं। इन्हें कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स को समझने में मजा आता है। जो कि आजकल बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, पर कुछ लोगों का लर्निंग स्टाइल यही होता है। और आखिर में होते हैं रिफ्लेक्टर्स। ये तुरंत जंप इन नहीं करते। ये लोग पहले दूसरों को काम करते हुए देखते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोफेशनल को अपना तरीका पहचानना बहुत जरूरी होगा। सही कहा। अगर एक एक्टिविस्ट को किताब देकर सीखने को कहा जाए तो वो बोर हो जाएगा और कुछ सीख ही नहीं पाएगा। और यही मुद्दा सीधा हमारे चौथे स्तंभ से जुड़ता है, जो है नेटवर्क और समय का निवेश। किसी भी इंसान की लर्निंग उसके आसपास के माहौल पर बहुत निर्भर करती है। अमित के केस स्टडी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उसने ध्यान दिया कि उसके पुराने दोस्त हर लंच ब्रेक में सिर्फ कंपनी और इकोनॉमी की शिकायत करते थे। नेगेटिव बातें करते थे बस। हाँ,
एक बहुत ही मशहूर नियम है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। अगर आसपास के 5 लोग आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे, तो छठा इंसान भी ठहर जाएगा। तो अमित ने क्या अपनी संगत बदली? बिल्कुल। जब अमित ने ये नोटिस किया तो उसने अपनी संगत बदली। उसने उन लोगों के साथ कॉफी पीना शुरू किया जो नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज और ग्रोथ पर बात करते थे। इस एक छोटे से बदलाव ने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो लोग अक्सर अपने पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। एक महंगी शर्ट खरीदनी हो तो 4 जगह रिव्यू पढ़ते हैं, कपड़ा चेक करते हैं। हाँ, पैसे उड़ाने में सब डरते हैं। लेकिन वक्त के मामले में लोग बहुत लापरवाह होते हैं। वीकेंड पर किसी पार्टी में हजारों रुपए उड़ाना और अगले दिन थक कर पड़े रहना बहुत आम बात है। उस वक्त बहुत मजा आता है, पर उसका लाइफ में रिटर्न जीरो है। वहीं अगर कोई व्यक्ति वही पैसा और वक्त किसी ऑनलाइन कोर्स, एक अच्छी किताब या किसी इंडस्ट्री इवेंट में लगाता है, तो वो उसके ज्ञान में और उसकी वैल्यू में हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अगर हम इस विषय को बड़े पैमाने पर देखें तो इस तरह के निवेश का प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। हमारे श्रोतों में मशहूर संगीतकार will.im और बिजनेस आइकन मार्था स्टुअर्ट के बहुत ही प्रेरणादायक विचार हैं। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? will.im कहते हैं कि सच्ची दौलत किसी बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब एक इंसान खुद में इन्वेस्ट करता है तो उसकी रोशनी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आसपास के दूसरे लोगों और पूरे माहौल पर भी पड़ता है। ये सच में बहुत खूबसूरत बात है। और वहीं मार्था स्टीवर्ट इस बात पर जोर देती हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जुनून पहचान कर उस पर निवेश करना चाहिए। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है डर। स्रोत बताते हैं कि इंसान को अपने डर में भी निवेश करना चाहिए। डर में निवेश करना, ये थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि जब कोई नया मौका आए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या किसी नए प्रोजेक्ट को लीड करना हो, तो लोग क्या कहेंगे या क्या मैं फेल हो जाऊंगा, ये सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए। डर से भागना नहीं, उस डर का सामना करके उससे सीखना ही असली निवेश है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम आज समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि खुद पर निवेश करने का मतलब कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक्चुअली छोटी छोटी जीतों का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कंपाउंडिंग ही असली मैजिक है। रोज 20 मिनट निकालकर कुछ नया पढ़ना, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना, थोड़ा वक्त निकालकर अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना और सबसे जरूरी अपने आसपास के नेटवर्क को सकारात्मक रखना। ये छोटी आदतें जब सालों तक लगातार की जाती हैं तो वो उस सफल इंसान का निर्माण करती हैं जिसके बारे में हर कोई बस सपना देखता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इसे समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं एक नया विचार सामने रखना चाहती हूँ जो हमारे स्रोतों की गहराई में छुपा है, लेकिन उस पे लोग शायद ही गौर करते हैं। अच्छा, वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में एक ऐसी शेयर मार्केट होती जहां कंपनी के नहीं बल्कि आम लोगों के फ्यूचर पोटेंशियल के शेयर्स ट्रेड होते। लोग आपके शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। ओह वाओ, एक पर्सनल स्टॉक मार्केट। एग्जैक्टली। तो आज की आपकी रूटीन और खुद पर किए जा रहे निवेश को देखकर क्या आपके दोस्त, आपके सहकर्मी और दुनिया आपके शेयर्स में पैसा लगाती, या आपकी हालत देखकर सब आपके शेयर्स बेचकर भाग जाते? इंसान का हर दिन का छोटा फैसला, उसकी आदतें और उसकी सीख ही उसके अपने स्टॉक का दाम तय कर रही है। वाओ! मतलब अगर किसी ने पिछले हफ्ते अपना पूरा खाली वक्त सिर्फ टीवी सीरीज बिंज वॉच करने और जंक फूड खाने में निकाला है, तो उसका स्टॉक प्राइस तो सीधा जमीन पर आ गिरेगा। एकदम क्रैश हो जाएगा। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला नजरिया है कि कोई हमें देख रहा हो या नहीं, हमारे हर एक्शन से हमारी अपनी मार्केट वैल्यू तय हो रही है। इस एक सवाल ने आज के इस पूरे मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे भी यही लगता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की इस चर्चा के बाद हर कोई अपने पर्सनल स्टॉक को बढ़ाने की तैयारी शुरू करेगा, हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती वक्त निवेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद की कीमत बढ़ाते रहिए। अलविदा।